हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। मे यू ऑल हैव अ हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम बुक टॉक्स विद धनेश। Also guys, I am very sorry for the delay in uploading the podcast on time as I was busy working on my 13th book which will be published soon. I shall also inform about the publishing date soon here itself. So don't miss the dates and you can grab the book once published. सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अभिमन्यु और युग यक्षिनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभिमन्यु ने ये भी मेंशन किया था कि यक्षिनी पूर्णिमा की रात शिकार करने आएगी और उनके पास सिर्फ 4 दिन थे यक्षिनी का पता लगाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी जा रही थी क्योंकि उसे युग का मोबाइल देना था, पर इसके पीछे एक रीज़न था और वो था कि उसे मोबाइल के बहाने उसको युग का एक बाल लेना था ताकि वो युग पर काला जादू कर सके और उसे अपने वश में कर सके। और लास्ट में हमने ये सुना था कि जब अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचती है तब वो युग को बड़ी देर तक बुला रही थी पर कोई जवाब नहीं आता। एंड देन जब वो युग के कमरे में चली जाती है तो उसे फील होता है कि किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया हो और वो बेड पे गिर जाती है। अमोदिता बहुत कोशिश कर रही थी उठने के लिए पर एक अदृश्य शक्ति रोक रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अमोदिता उस अदृश्य शक्ति के चंगुल से बच पाएगी या नहीं? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए चलिए हमारे साथ उसी दौर में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। सो गाइस, टुडे वी आर गोना स्टार्ट द 23rd चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक राज। चैप्टर 23 काली शक्तियां। अमोदिता के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके बदन को कोई छू रहा है। वो उठने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पर नहीं उठ पा रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिनी मेरे साथ? एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। छोड़ो मुझे, जाने दो। अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी पर इस अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी तरह से अमोदिता को अपने शिकंजे में जकड़कर रखा हुआ था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना भी चिल्ला ले। वो यक्षिनी के चंगुल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के सामने ये होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो लाश के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल वह अपनी मां को याद करने लग जाती है। कुछ समय बाद उसे फील होता है कि कोई उसे टच नहीं कर रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने युग खड़ा हुआ था जो अभी अभी नहाकर निकला था। युग हैरानी के साथ अमोदिता से कहता है, अमोदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये बताओ, मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है,
वो वो युग जी, यहाँ पर ना कोई मेरे साथ। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग जी को ये बताया कि यहाँ पर यक्षिनी मेरे साथ वो सब कर रही थी, तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर से उठते हुए और उस पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, वो युग जी, मैं ना चेक कर रही थी ये गद्दा कैसा है। बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बातें बड़ी अजीब लगती है, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे, तो वही देने आई हूँ। युग मोबाइल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और शर्माने लगती है। युग सोचने लग जाता है, ये अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लग गई? तभी उसका ध्यान उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवेल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे हुए उसके सूटकेस को खोलता है, उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वापस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है, यही सही मौका है युग जी के कपड़ों में उनका बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर ही रखे हुए युग के शर्ट लोअर से उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर है युग जी का बाल? मिल जा, मिल जा। उम्म, मुझे नहीं मिल रहा है, मिल जा। कहाँ पे है युग जी का बाल? कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ पर है युग जी का बाल? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि उसे शर्ट के ऊपर एक बाल मिल भी जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथ में पकड़ती है, युग वॉशरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, अम, वो वो युग जी, अम, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा खड़ी करके रख देती हूँ, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है। आपने इन्हें धोया नहीं है क्या? अरे धोने के लिए ही तो निकाले थे और स्मेल आना बनता है क्योंकि इन्हें वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता
बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी, मैं धो देती हूँ ना आपके कपड़े। और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, वो भी एकदम चकाचक। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा। और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी और से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूं ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए आपका मोबाइल। अमोदिता ने युग को अपना मोबाइल देते हुए कहा। युग अमोदिता के हाथ से अपना मोबाइल ले लेता है। अच्छा, अब मैं जाऊं युग जी, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, जाओ। अमोदिता वहां से जाने ही लग जाती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर देते हुए जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा? मेरा नंबर? पर क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ और घर में बाकी सबका हालचाल पूछने के लिए अब मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है, ना ही बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ। तो तुम ही मेरी बात करा दिया करना और सबका हालचाल बताते रहना। ये बताओ, व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज ही इंस्टॉल कर लो। मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से बात भी करा दिया करना। हाँ, चलाती हूँ ना युग जी, लिखिए हमारा नंबर। 9421 4। अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व करते हुए कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, आप भूल रहे हैं, हमने NNN का कोर्स किया है, पढ़े लिखे तो है हम भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ याद दिलाया। अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, सिस्टर के नाम से नहीं। क्यों? क्या हुआ? सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नर्स के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ये कर दिया तुम्हारा नाम अमोदिता नर्स के नाम से सेव। अब ठीक है। हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती है।
इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों के नाखूनों में रेड नेल पॉलिश लगा रही थी। रेड रंग की ही साड़ी उसने पहन के रखी हुई थी। अपने हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वह अपने लेफ्ट पैर की चीती उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाते हुए अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल को फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई थी, कुछ याद कर रही थी। देखते ही देखते उसकी लेफ्ट आईज में से एक आंसू निकलता है और सीधा उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिस कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में से आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंगूठे के नाखून होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हो। एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। रजनी बैठी ही हुई थी कि तभी उसे कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़ी होते हुए कहती है, अरे अमुदिता, तू कब आई? और ये पता, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती। वो तो अपनी सुध बुध खोकर खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमुदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूं ना माँ, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाते हुए कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी। आखिर तू मेरी ही बेटी है, एक सौदाइन की। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी लॉक करके जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे बाल देते वक्त थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमुदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है। तेरे साथ ग्रेवियार्ड कोठी में कुछ हुआ है क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में। रजनी बिन्नाते हुए कहती है, ये पहेलियां क्यों बना रही है? सीधे सीधे बता, क्या हुआ है? अमोदिता एक ही सांस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ, वो यक्षिनी तो बहुत ही घटिया औरत है। वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। वो तो मेरे साथ भी वो सब करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ युग जी सही वक्त पर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये तू क्या बकवास कर सकती है?
भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती है? तू पागल हो रही है क्या? मुझे पता था तुम कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ। उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह कि मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है। अमुदिता, हो सकता है कि यक्षिणी ने तेरे साथ इसीलिए किया ताकि तू युग पर डोरे न डाले। युग एक मर्द है और यक्षिणी को मर्द पसंद है। गौर करने वाली बात यह नहीं है कि यक्षिणी ने तेरे साथ क्या किया। गौर करने वाली बात यह है कि यक्षिणी उस कैद से आजाद हो गई है। पर माँ, मैंने देखा था वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताबीज भी बंधे हुए थे। फिर वो यक्षिणी उसके कमरे से आजाद कैसे हो सकती है? जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि युग ने दरवाजा खोला हो और वापस लगा दिया हो ताकि किसी को खबर ना हो। मुझे पता नहीं, आजकल के नौजवान का खून बहुत गर्म होता है। वो अक्सर वही काम करते हैं जो उन्हें करने से मना किया जाता है। अमोदिता बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी और एक हद तक उसे उसकी माँ की सारी बातें ठीक भी लग रही थी। फिर क्या माँ, उस यक्षिणी ने युग जी के साथ संभोग कर लिया है? ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि आने वाली पूर्णिमा को करे। आखिर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। देख अमुदिता, पूर्णिमा की रात यक्षिणी युग को अपना शिकार बनाने से पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। अब ये लड़ाई एक यक्षिणी और सौदाइन के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है। अमोदिता डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आज रात 3 बजे काले कपड़े पहनकर तैयार रहना। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है। क्या कहा माँ आपने? काले कपड़े पहनकर, वो भी रात के 3 बजे? हाँ, काला जादू काले कपड़े पहनकर ही किया जाता है। इसका काम जल्दी सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, काले जादू में काले रंग की बहुत अहमियत होती है। वो मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। ठीक है माँ, मैं आज रात 3 बजे तैयार रहूंगी। रात हो गई थी और रात के 12 बज रहे थे। हर रात की तरह आज रात भी जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गए हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के ही अंदर थे और कोठी के कमरों के अंदर कुछ चिपका रहे थे। युग सीढ़ियों के पास कुछ चिपकाते हुए
कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू मुझसे क्या करवा रहा है दोपहर से? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार युग, अभी ना तो मुझसे कुछ मत पूछ। बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा, और फिर देखना हम यक्षिनी का पता कैसे लगाते हैं। पर ये तो बता, ये सब हम चिपका क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना तुझसे, कोई सवाल नहीं, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा। कुछ ही देर में उन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है और युग लंबी आहें भरते हुए कहता है, अब बताएगा ये सब जगह हमने छोटी छोटी लाइटों की सीरीज क्यों लगाई है? ये लाइट नहीं है भाई, इन्हें लेजर ग्रिड कहा जाता है। वही लेजर ग्रेड ना, जिसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम और मशीन विजन एप्लीकेशन जैसी चीजों में करते हैं। हाँ, वही लेजर ग्रिड। हम इसका उपयोग भूतों का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे? लेजर ग्रिड किस तरह यक्षिनी के बारे में पता करेगा है? जब मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी में मेंबर था, तब वहाँ बताया गया था कि जब कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई असाधारण तरह की गतिविधि इसके आसपास होती है तो यह अपने आप जलने लग जाता है। यह हरे बिंदु बनाकर किसी चीज की हरकत होने की जानकारी देता है। अगर यक्षिनी इस कोटि में आजाद घूम रही होगी तो ये डिवाइस हमें बता देगा। अच्छा। हाँ, वैसे इसके साथ कैमरा भी लगाया जाता है। उससे हम आसानी से हर कमरे में नज़र रख सकते थे, पर हमारा इतना बजट नहीं है, इसीलिए सिर्फ लेज़र ग्रिड ही लगाया है। अब एक काम कर, जल्दी जा और कोठी की सारी लाइटें बंद कर दे। क्या कहा? लाइटें बंद कर दूं? पर क्यों? अब यक्षिनी का पता क्या उजाले में लगाएगा? तुझे नहीं पता, ये जो अदृश्य शक्ति होती है ना, सबसे ज्यादा अंधेरे में ही हावी होती है। उसी वक्त उन्हें महसूस किया जाता है। युग लाइटें बंद करने के लिए वहां से जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, रुक, सुन। अब क्या है? लाइटें बंद करने से पहले मोमबत्ती जला ले, वरना कुछ दिखेगा नहीं। यार, मोमबत्ती क्यों जलाना? मोबाइल में टॉर्च है ना, उससे काम चल जाएगा। अभिमन्यु युग को मना करते हुए कहता है, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मोमबत्ती की रोशनी और टॉर्च की रोशनी में बहुत फर्क होता है। इसकी रोशनी सफेद होती है और मोमबत्ती की पीली। कहते हैं अदृश्य शक्तियां सफेद रोशनी के सामने नहीं आती। ठीक है, मोमबत्ती जला कर लाता हूं। युग जल्दी से ग्रेवयार्ड कोठी के सारे कमरों की लाइट बंद करके आ जाता है। साथ में मोमबत्ती भी जला कर ले आता है। युग और अभिमन्यु दोनों के हाथों में मोमबत्तियां थी। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, तुझे पता है, ये जो अदृश्य शक्तियां होती है, इनका पता रात के वक्त ही क्यों लगाया जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों? सदियों से है